हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभाले होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, हो मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, आज अगर भर आई है बूंदे बरस जाएंगी, आज अगर भर आई है बूंदे बरस जाएंगी, कल क्या पता किन के लिए आंखें तरस जाएंगी, हो जाने कहाँ गुम हुआ कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। बहुत खूब, बहुत खूब। इतनी खूबसूरत आवाज। दर्शकों नमस्कार, ये शो है हेलो जिंदगी और मैं हूं भावना शर्मा, आपका स्वागत करती हूं इस कार्यक्रम में। और अभी जो मधुर आवाज आपने सुनी, जो खूबसूरत चेहरा आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनके बारे में मैं क्या कहूँ। मतलब ये जो शख्स हमारे सामने अभी बैठी हैं, आप जिनको देख रहे हैं, ये किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। ये अपने आप में अपना एक परिचय देती हैं। आपने आवाज सुनी, आप उन्हें देख रहे हैं अपने सामने। फिर भी मैं थोड़ा सा, अब ये तो मेरा फर्ज बनता है कि थोड़ा तो मुझे बताना पड़ेगा, तो मैं फिर भी बताती हूँ। हमारे साथ जो हमारी आज की खास मेहमान है, वो है कवियत्री, गायिका निशिराज जी। और सिर्फ कवियत्री और गायिका ही नहीं, आप लेखिका भी हैं, आप एक म्यूजिक कंपोजर भी हैं, आप सिंगर तो हैं ही, साथ ही आप शिक्षिका भी हैं। इतने सारे किरदार एक साथ, और आगरा का एक जाना माना चेहरा है आप। आपने अपना एक नाम, अपनी एक पहचान बनाई है। निशी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी, आपका अंदाज इतना खूबसूरत है, आप इतने प्यारे ढंग से प्रश्न पूछती हैं तो मैं जवाब दिए बिना कैसे रह सकती हूँ। बिल्कुल निशी जी, मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, इतने सारे किरदार आप एक साथ निभा रही हैं, मतलब कैसे कर लेती हैं आप ये सब? तो अगर मैं सिर्फ 4 शब्दों में ये पूरी तफसील बयान करना चाहूँ तो कैसा होगा? तो पहले तो 2 लाइनें आपको कहती हूँ कि मुझे लगता है मेरी उड़ान कुछ कम है। मुझे लगता है मेरी उड़ान कुछ कम है, कभी-कभी लगता है कि आसमान कुछ कम है।
तो बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशें हैं, बहुत सारे ऐसे ख्वाब हैं, बहुत सारे ऐसे सपने हैं जो शायद अभी पूरे नहीं हुए। तो मुझे लगता है कि इतना ऊंचा उड़ूं कि आसमान भी कम पड़ जाए। और जो आपने सवाल पूछा, कितने सारे किरदार, इतनी सारी चीजें कैसे मैं मैनेज कर पाती हूँ, तो भावना जी बचपन से ही ये समझिए कि माँ सरस्वती की विशेष अनुकंपा मुझ पर रही। 5 वर्ष की थी तभी से गायन शुरू कर दिया था मैंने, और मुझे वो याद है समय कि जब कोई भी फिल्मी गीत में गुनगुनाया करती थी तो जी। ये सोचिए कि आसपास मेरे भीड़ लग जाती थी, क्योंकि 5 वर्ष की कोई बालिका जब गीत गा रही हो तो कैसा माहौल होगा। तो वो समय मुझे अब अच्छी तरह से वो याद है। और उसके बाद धीरे धीरे आगे समय बढ़ता गया, स्कूल लाइफ में भी जब भी कभी कोई भी रिक्त स्थान होता था कि कोई प्रार्थना सभा है, उसमें समय निशिराज को बुलाकर खड़ा कर दिया जाता था कि आओ और गुनगुनाओ। और लेखन पे भी शुरू से ही मेरा बहुत अच्छा, जिसे कहना चाहिए अधिकार रहा, क्योंकि मेरे पापा, ये कहूंगी मैं कि ये सब कुछ मुझे विरासत में मिला है। मेरे पापा बहुत अच्छे शायर थे, बहुत अच्छे कंपोजर थे, बहुत अच्छी गजलें लिखा करते थे, बहुत अच्छा गायन उनका था, संगीत पर बहुत अच्छा अधिकार था। ये सारे गुण विरासत में उनके द्वारा ही मेरे अंदर ट्रांसफर हुए हैं। तो इतनी आपने जो इतनी खूबसूरती से ये बात कही ना, तो मैं ज़रूर इस पे एक बात कहना चाहूँगी कि सच में माँ सरस्वती की तो आप पर कृपा है ही, पर आपके अंदर एक ख़ासियत है कि आपकी कोई कितनी भी तारीफ़ कर ले, आप कभी उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देती और आप बड़ी सहजता से कहकर निकल जाती हैं कि अरे ये तो बस माँ सरस्वती की कृपा है। ये पर सच बात है भावना जी, बिल्कुल सच बात कह रही हैं आप। क्योंकि देखिए हम तो एक बहुत ही तुच्छ मनुष्य हैं, जिसे ईश्वर ने शायद दूसरों पर परोपकार करने के लिए, दूसरों के हित में कार्य करने के लिए हमें बनाया है। और अगर हम अपने ऊपर घमंड करने लगेंगे तो शायद मेरे ख्याल से जो जिस उद्देश्य से उन्होंने हमें भेजा है, उस उद्देश्य की प्राप्ति हम नहीं कर पाए। जी। बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दूँ कि हमारे साथ आज टैलेंट की फैक्ट्री मौजूद है। इतना टैलेंट इनके अंदर है कि जिसे हम कहते हैं ना कि प्रतिभा की धनी है, हमारी जो आज की मेहमान हैं निशिराज जी। और अभी हम निशिराज जी के साथ उनके नगमे भी सुनेंगे, उनकी मधुर आवाज़ में वो नगमे भी सुनेंगे और उनके जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हम आज जानेंगे उन्हीं की ज़ुबानी। तो निशिराज जी, इससे पहले कि मैं अगला सवाल आपसे पूछूं, तो क्यों ना एक चंद 2 लाइन हो जाए आपकी मधुर आवाज में, कोई आपकी ही कोई पसंदीदा रचना? जी हाँ, बिल्कुल। मैं एक रचना आपको सुना रही हूँ। जी। और ये कहेंगे कि रचना है कि ये फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, जीवन दर्शन आप इसे कह सकते हैं। हम्म। कि अक्सर हम आईने में खुद को देखते हैं और आईने में हमें अपना अक्स दिखाई पड़ता है, ये सब लोग जानते हैं। और जितना अच्छा हम दिखते हैं आईने में, हमें बहुत ही अच्छा अनुभव होता है कि हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं। लेकिन दूसरों को हम उस तरह से नहीं देख पाते, वो अनुभव नहीं कर पाते कि सामने वाला शख्स भी हमारी तरह ही है, क्योंकि हम उसको दूसरे को दूसरा ही मानते हैं। तो शायद यही ये फिलॉसफी कि अगर सामने गैर को हम अपना मानने लगे तो शायद ये दुनिया के जितने भी ये द्वेष भाव है, ये सब कुछ खत्म हो जाए, ये अलगाव ही ना रहे इस दुनिया में। तो उसके ऊपर ये गजल समझे, इसे अजल समझे, वो मैं आपको सुना रही हूँ। आईना खुद को बना कर देखिए, आईना खुद को बना कर देखिए, गैर को अपना बना कर देखिए, आईना खुद को बना कर देखिए, सूरतों के रंग पर मत जाइए, सूरतों के रंग
कर देखिए, सीरतों को आजमा कर देखिए, गैर को अपना बना कर देखिए, आईना खुद को बना कर देखिए। इसीलिए कहते हैं कि अगर हम सामने वाले को भी अपनी तरह से समझने लगेंगे जी, तो फिर तो किसी तरह का कोई भी द्वेष भाव रहेगा ही नहीं दुनिया में। दो पंक्तियां और आगे मैं आपको सुना रही हूँ कि अक्सर क्या होता है कि हम जो दिखते हैं वो होते नहीं, अंदर से हमारे अंदर कुछ और भाव होते हैं, और जो छुपा कर रखते हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए। अक्सर राजनीति में होता ही है। आज हमारे शहर में वोटिंग चल रही है, चुनाव का तो समापन हो गया, आज मतदान का समय है। तो मैं वही चाहती हूँ कि जितने भी राजनीतिक नेता हैं उनको यही संदेश मैं दे रही हूँ कि जैसे हैं, जिस तरह के हैं, उसी तरह से कार्य करेंगे तो शायद जनता के साथ वो जो एक विश्वासघात होता है वो कभी नहीं होगा। जी, चेहरे पे चेहरा रखोगे कब तलक, चेहरे पे चेहरा रखोगे कब तलक, एक चेहरे से निभा कर देखिए, एक चेहरे से निभा कर देखिए, गैर को अपना बना कर देखिए, आईना खुद को बना कर देखिए। बहुत खूब, इतने खूबसूरती से आपने जो ये बातें कही और जो अपनी रचना का जो आपने हमें मतलब समझाया है, जो अर्थ समझाया है, तो निश्चित ही अगर देखें तो आज के समय में सिर्फ राजनेताओं की बात ना करके हर इंसान चेहरे पे चेहरा लगा के घूम रहा है। कहते हैं ना कि हर चेहरे पे मुखौटा है, तो वही हम देखते हैं। और आपने बहुत अच्छा ये मैसेज दिया है उन लोगों के लिए जो यही चेहरे पे चेहरा लगाकर घूमते हैं और असलियत क्या है वो नहीं पता चल पाती दूसरों को। तो आपने मैसेज बड़ा अच्छा दिया। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि हर कलाकार, जब कलाकार की हम बात करते हैं, कोई भी कलाकार हो, किसी ना किसी शख्स से, किसी ना किसी से वो प्रभावित होता है, इंस्पायर होता है। तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है? आप किससे इंस्पायर्ड हुई और आपने इस कला के क्षेत्र में अपने कदम रखे? देखिए भावना जी, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगी कि उसी की देन है जो भी कुछ है, क्योंकि कुछ चीजें हमारे पास जन्मजात होती हैं और उनको निखारने की आवश्यकता होती है, और हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ ऐसे जन्मजात गुण होते हैं जो ईश्वर प्रदत्त होते हैं। ईश्वर ने उन्हें जन्म से ही वो गुण, वो टैलेंट, वो योग्यता दी हुई होती है। लेकिन कुछ जो होते हैं उनको विस्मृत कर देते हैं, ये समझिए उनको निखारने का प्रयास नहीं करते, या ये समझिए वो समझ ही नहीं पाते कि उनके अंदर वो गुण है। तो मेरे साथ ये रहा कि मेरे पिताजी का जो गुण थे उनके सामने ही थे, और उन्होंने मुझे बहुत इस मामले में, मैं ये कहूंगी कि उनकी तरफ से मुझे प्रेरणा मिली सिंगिंग में, लेखन में। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आगे चलती गई, पढ़ाई लिखाई में भी मेरा बड़ा क्या कहूंगी कि बहुत इंटरेस्ट रहा, बहुत रुचि थी। आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट, और सारे टीचर से मैं बड़ी मुतासिर थी, बड़ी प्रभावित थी कि एक समय ऐसा आए कि मैं भी इन्हीं की तरह शिक्षण कार्य करूं, और कितना अच्छा कार्य ये कर रही हैं लोगों को ज्ञान देने का। तो एक समय आया तो मैं भी ऐसा करूं, मेरा एक स्वप्न था, और वो स्वप्न सच्चा हुआ जब मैं एक शिक्षिका बनी। तो मुझे चाहे समय नहीं होता भावना जी, क्योंकि बहुत सारे क्रियाकलापों में, बहुत सारी गतिविधियों में मैं लगी हुई हूँ, उस समय के बाद भी मुझे ये लगता है कि मैं अपने विद्यार्थियों को, अपने स्टूडेंट्स को
आपको सब कुछ दे दूं जो मैंने अपने अनुभव से पाया। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरी चाहे कला है, चाहे शिक्षा है, या जो भी गुण है, उनको मैं अगर ट्रांसफर कर पाऊं किसी में, तो ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा, और ईश्वर ने जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए मुझे भेजा है, वो मेरा पूर्ण हो जाए। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं और लगभग 500 से ज़्यादा आप अपनी रचनाएँ बना चुकी हैं, लिख चुकी हैं। ऑल इंडिया रेडियो के साथ भी आपका एक गहरा नाता है। तो वो उसके बारे में थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे कि कैसे शुरुआत हुई और जब पहली बार ऑल इंडिया रेडियो के लिए जब आपने गीत गाया, क्योंकि अक्सर हम उस पर आपके गाए हुए गीत हम सुनते ही रहते हैं, गज़लें, नज़्में, गीत आपकी आवाज़ में वहाँ गूंजते हैं। तो ये जब पहली बार जब हुआ, तो वो शुरुआत हुई कैसे और कैसा महसूस हुआ था उस समय? लेखन कार्य तो बहुत समय से चल रहा था भावना जी, लेकिन पहला गीत मैं ये कहूंगी कि मैं शायद 15-16 साल की थी, और मेरे हुँ। गुरुजी, जिन्होंने मुझे संगीत की, शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी, आगरा घराने के पंडित केशव तलेगांवकर जी और हुँ, हुँ। प्रेरणा तलेगांवकर जी, उन्होंने मुझे संगीत की शिक्षा दी। तो मैं उस समय बहुत सारी गजलें लेकर उनके पास गई थी। तो उन्होंने कहा, इतना अच्छा लिखती हो, इतना अच्छा गाती हो, तुम्हारी गजलों को कंपोज करते हैं। और उन्होंने बहुत सारी मेरी गजल्स कॉन्सर्ट्स में भी गाई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम आकाशवाणी से अपनी गजलों को या अपनी कविताओं को प्रसारित क्यों नहीं करवाते। हुँ। तो 16 साल की आयु थी उस समय मेरी, जब मेरी पहली कविता ब्रॉडकास्ट हुई। वसंत के ऊपर वो कविता थी, बहुत ही हुँ, सुंदर सा गीत था वो, हुँ, जो हुँ। वहां से पहली बार ब्रॉडकास्ट हुआ। तो मुझे हुँ, हुँ। बहुत ही हर्ष हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी लेखन को वहां पर बहुत सराहा गया। जी, मतलब 16 साल जिसे हम कहें कि उस एज में बच्चे कुछ सोच ही नहीं पाते कि हमें क्या करना है, उनका दिमाग बस और ही कहीं होता है, लेकिन आपने अपनी प्रतिभा को जाना उस समय और उस पर आपने काम किया, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो बसंत की आपने बात की, बसंत ऋतु आ ही गई है, तो अगर आपको अपनी वो रचना याद है या कोई और नई रचना आपने लिखी हो अपने चार बसंत पंक्तियां ऋतु में, हाँ, 4 पंक्तियां अगर वो मुझे मिल जाती है, वो मैं सुना देती हूँ आपको। जी, उसकी जी, होगी जरूर मेरे पास। ये आपकी डायरी आपका खजाना है। बड़ी जी हिफाज़त से जी रखते होंगे आप इसको। जी जी बिल्कुल। चलिए मैं ऐसे सुना देती हूँ 4 पंक्तियां। कण कण में सुगंध का हर झोंका, उसका ही संदेशा लाया है। कण कण में सुगंध का हर झोंका, उसका ही संदेशा लाया है। वो पल्लवित कुसुम खिल खिल कर, वो पल्लवित कुसुम खिल खिल कर खुशियों का देशा लाया है। कण कण में सुगंध का हर झोंका, उसका ही संदेशा लाया है। भौरे गुनगुन कुछ कहते हैं, भौरे गुनगुन कुछ कहते हैं, कलियों का मधुर रस पीते हैं। भौरे गुनगुन कुछ कहते हैं, कलियों का मधुर रस पीते हैं। कलियों की चटक यूं कहती है, ऋतुराज सुहाना आया है।
कलियों की चटक यूं कहती है, ऋतुराज सुहाना आया है। वो पल्लवित कुसुम खिल खिल कर, वो पल्लवित कुसुम खिल खिल कर खुशियों का अंदेशा लाया है। बहुत ही सुंदर। मतलब मैं बहुत छोटी हूँ तारीफ करने के लिए, क्योंकि जब ऐसे कलाकार, मंझे हुए कलाकार मेरे सामने हैं, तो मैं तो एक तरीके से मैं स्पीचलेस हूँ, मैं कुछ कह ही नहीं सकती। क्योंकि आपके और सामने, आपकी प्रतिभा के सामने बहुत छोटी हूँ मैं, पर सबसे फिर बड़ी भी हाँ, एक बात बीच में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ भावना जी। सबसे बड़ा गुण होता है किसी की प्रशंसा करना, और हुँ, इस गुण में आप लबालब लबरेज हैं, ये कहूंगी, क्योंकि प्रशंसा करना किसी की एक छोटी मोटी बात नहीं होती। ये गुण हर किसी में नहीं होता, हर कोई किसी की प्रशंसा नहीं कर पाता। और आप जितने खूबसूरत अल्फाज में प्रशंसा करती है कि सामने वाले का उत्साह दोगुना हो जाता है। और आपकी ये बात सुन के मेरा उत्साह तो 10 गुना हो गया है। और देखिए, आपका गीत सुन के हमारा जो बैकग्राउंड है उसमें भी फूल खिल उठे हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत के साथ आपने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, अपना एक नाम कमाया है। तो कैसा महसूस होता है जब लोग मान-सम्मान देते हैं, आपकी कला को सराहते हैं, आपको आपकी प्रशंसा करते हैं, कैसा महसूस होता है और उस समय क्या ख़्याल आता है ज़हन में? अ, अच्छा लगता है, जब सम्मान मिलता है तो बहुत खुशी होती है, बहुत अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि ये समय है कि सब लोग मुझे मेरी तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि प्रशंसा तो हर कलाकार को सर्वप्रिय होती है। एक कलाकार के लिए सबसे बड़ी सौगात, सबसे बड़ा उपहार, सबसे बड़ा पुरस्कार यही है कि उसकी प्रशंसा हो। और सार्वजनिक तौर पर अगर ये प्रशंसा हो रही है तो इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी, मेरे जहन में, मेरे मस्तिष्क में, मेरे दिल में यही ख्याल हर समय रहता है कि हे ईश्वर, कितना भी सम्मान, मान सम्मान या कितना बड़ा ओहदा क्यों न दे देना, पर कभी भी दर्प या घमंड जैसा कोई भी चिन्ह मेरे अंदर नहीं। क्योंकि जिस दिन अगर ये घमंड या ये दर्प मेरे अंदर आ गया तो शायद हुँ, कलाकार कलाकार नहीं रहता। सही ये बात है। मेरा ऐसे सोचना है। सही बात है। चलिए अब आपके फ्यूचर की बात करते हैं, भविष्य की बात करते हैं। इतने सारे क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखाकर हाथ आज़माने के बाद, अब आपकी बकेट लिस्ट में क्या है? अब कौन से क्षेत्र में अब क्या बचा है? अब कहाँ पे आप अपना हाथ आज़माने वाली हैं? कर्म का क्षेत्र तो बहुत विस्तृत होता है भागवत, क्योंकि हम जितना करते जाते हैं वो क्षुधा, वो भूख जो है वो बढ़ती चली जाती है। क्योंकि जिसका हुँ, अगर कर्म क्षेत्र में रुचि होती है, तो मेरा भी हुँ, ऐसा ही मानना है कि जब तक जिंदा रहूं, अंतिम सांस तक कुछ ना कुछ करती रहूं। और अभी तो फिलहाल मेरा यही उद्देश्य है कि मैं साहित्य और संस्कृति की सेवा में लगी रहूं। बहुत सारे कवियों के गीत आपकी जानकारी में होगा ही कि मैंने आगरा में ये पहला कार्य किया कि जी, जब लोगों की कविताओं को, गीतों को, जो बहुत अच्छे अच्छे कवि हैं, उनको पहली बार मैंने कंपोज किया, उनको स्वर दिया और जी, वीडियो के रूप में लोगों के सामने लेकर आए। जी। क्योंकि क्या होता है, कवि तो बहुत बड़े बड़े हैं और किताब में उनकी कविताएं छप जाती हैं, लेकिन पढ़ी कितनी जाती। सही लेकिन जब बात है। उसको स्वर मिल जाता है तो वो कविता का, ये समझिए, अमर हो जाती है। उसमें यहाँ जी। पर आगरा के कुमार ललित जी बहुत प्रसिद्ध गीतकार हैं, और हुँ, हुँ। ये कहूंगी पलाटून कमांडर बहुत वृद्ध, जिन्होंने अपनी कविताएं बहुत समय पहले लिख कर विस्मृत कर दी थी, उनकी कविताओं को मैंने प्रेरक गीतों के रूप में प्रस्तुत किया। और ऐसे ही एक और है कवि जो मतलब इस दुनिया में नहीं है,
लेकिन उनकी किताबें भी मेरे पास हैं जिनके गीतों को मैं कर रही हूँ स्वरबद्ध। तो ये मेरा प्रयास है कि साहित्य और संस्कृति का जो मान सम्मान होना चाहिए, जो लोगों ने उसको व्यापार बना दिया है, व्यवसाय बना दिया है, वो ना रहे, उसका सम्मान करना चाहिए। हमारी पूजा है वो, और ये भाव जब रहेगा तो निरंतर हमारी भारतीय संस्कृति और साहित्य समृद्धि की अवस्था में आता रहेगा। और एक बात और कहूंगी कि अभी मैंने एक मंच भी, एक संस्था भी, माधुर्य सांस्कृतिक और साहित्यिक मंच के नाम से प्रारंभ किया है, जिसमें कि मैं चाहती हूँ कि जो नए कलाकार हैं, नवोदित कलाकार हैं, उनको प्राथमिकता दी जाए। वो अगर लेखन कार्य में है, वो किसी भी क्षेत्र में कला के किसी भी विधा से जुड़े हुए हैं, तो उनको मैं प्रमोट करूं, जो कि आज का एक सबसे बड़ी क्या कहूंगी त्रासदी है भावना जी, कि कलाकार जगत में कलाकार को बढ़ावा नहीं मिलता। तो क्यों नहीं मिलता? क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे से जो ईर्ष्या का भाव है वो जो रहता है, जो मुझे जिस इस फील्ड में हूँ, इस क्षेत्र में हूँ, तो मुझे पता है, और इसी से मैं आहत हूँ। और उसी को दूर करने का मेरा प्रयास है कि एक कलाकार दूसरे कलाकार का जब तक कि मान सम्मान ना करेगा, तब तक कला का सम्मान नहीं होगा, मेरी दृष्टि। बहुत बहुत खूबसूरत आपकी सोच है। और सच में अगर हम बात करें अपने भारतीय साहित्य की, हिंदी साहित्य की, तो आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान उसके अंदर रहा है। और जो एक अच्छी बात जो आप प्रयास कर रही हैं कि जो न्यू टैलेंट है, जो यंग फ्रेश टैलेंट है, आप उनको एक मंच प्रदान करने की कोशिश कर रही हैं, जो कि अक्सर होता नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जो नए लोगों को कुछ चांस देते हैं, उनको उनकी मंजिल की तरफ ले जाने के लिए सहायता करते हैं। तो आप उनके लिए भी एक मार्गदर्शक हैं। और उनके लिए निश्चित ही आप मेंटोर होंगे उनके लिए, क्योंकि हर कोई कलाकार इस तरीके से, इस नजरिए से नहीं देखता। अभी हाल ही में आपकी एक नई एल्बम आपने निकाली, जज्बात। तो क्या उसकी 2 लाइन हम सुन सकते हैं? सोचना पड़ेगा उसके लिए तो, क्योंकि वो मेरे पास बहुत समय हो गया, इतने सारी आ जाती हैं मैं समझ तो सकती हूँ। अच्छा, उसके बारे में कुछ आप बताएं। हाँ, उसके बारे में कैसे मैं आपको वो बता रही रचना जो है आपकी, कैसे उसका एक तरीके से आपने वो कैसे रची आपने हूँ, वो? वो भी मैं सुना भी सकती हूँ। और मैं अभी जरा एक मिनट, बस लिरिक्स जो होते हैं थोड़ा सा विस्मृत हो जाते हैं, जब बहुत सारी चीजें हो जाती है तो मिक्स हो जाती है, वो मैं जी। बताती हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि ये रचना जयपुर के एक जज हैं, ओके। और उन्होंने बहुत समय 3 साल पहले मुझसे कहा था कि मैं इस रचना को स्वरबद्ध करूं। उन्होंने मेरे गाने सुने और उन्हें बहुत पसंद आए, तो उन्होंने कहा था कि मैं इस रचना को स्वरबद्ध करूं। मैंने ऐसे ही गुनगुना के उसको स्वरबद्ध कर भी दिया था, लेकिन वो बार बार कहते रहे कि कुछ इस पर बनाइए, मैं चाहता हूं कि इसको रिलीज किया जाए। तो समय का अभाव था, तो थोड़ा समय लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे फिर मैंने उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करवाया, और जी। वो आपके सामने है। एल्बम यूट्यूब पर आप लोग उसको देख सकते हैं। एक मिनट में जरा, जो लाइन इसकी गुनगुना देती हूँ मैं आपको। जी। लिखता मिटाता हूँ जज्बात मेरे, कैसे संभालूं ये एहसास तेरे, एहसास तेरे। लिखता मिटाता हूँ जज्बात तेरे, कैसे संभालूं ये एहसास तेरे, कैसे संभालूं ये एहसास तेरे, एहसास तेरे।
वाह! बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आज लाइव हम आपको सामने देख पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं, हमारे दर्शक आपको सुन पा रहे हैं और आपकी जो पसंदीदा रचनाएँ हैं, आपकी जो खूबसूरत रचनाएँ हैं, उनको सुनने का भी हमें मौका मिल रहा है। यूट्यूब पर तो हम सुनते ही हैं, वैसे भी हम आपकी रचनाएँ पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर इस प्लेटफ़ॉर्म पर सुनने का एक अलग ही मज़ा है कि आपसे बातचीत भी हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, आप अपने ज़िंदगी के बारे में बता रही हैं, आप अपनी सोच के बारे में बता रही हैं और साथ ही ये रचनाएँ हमें सुनने को मिल रही है। तो जिसे कहते हैं सोने पे सुहागा, वही हमारे साथ हो रहा है। निशि जी, ऐसी बहुत सारी महिलाएँ हैं, जिनमें प्रतिभा तो होती है, जी। लेकिन कहीं न कहीं किसी बंधन में जकड़ी होती हैं या हिम्मत नहीं जुटा पाती कि वो अपनी उस प्रतिभा को अपने उस पैशन को आगे लेकर जाएँ, अपने उस सपने को पूरा कर सकें। तो ऐसी महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी आप? देखिए सबसे बड़ी तो ये बात रही कि महिलाएँ बहुत सारी ज़िम्मेदारियों से घिरी होती हैं। ये तो एक जी। यथार्थ सत्य है और वो ज़िम्मेदारियाँ ना पूरा करना भी उनके अधिकार में नहीं होता, क्योंकि हुँ, कुछ ज़िम्मेदारियाँ उन्हीं को निभानी होती हैं और वही निभा पाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने जो उनके अंदर की योग्यताएँ हैं, उनके टैलेंट्स हैं, उनको विस्मृत कर दें, उनको हुँ, बिल्कुल भूल जाएँ। क्योंकि ज़िंदा दिली से जीने का नाम यही है जब आप अपनी हॉबीज़ को बहुत अच्छी तरह से किसी अच्छे मकाम पर ले जाते हैं। तो मैं हुँ, नहीं समझती आज की महिला तो बहुत सशक्त है, परिवार में साथ में रहते हुए भी बहुत सारे कार्य ऐसे कर जाती है, जो लोग दाँतों तले उँगलियाँ दबा देते हैं। उन हुँ, हुँ, महिलाओं के लिए जो नहीं सोच पा रही हैं कि हम अपनी योग्यता को, टैलेंट को कैसे निखारें, उनके लिए मैं यही कहूँगी कि मेहनत करोगे दिल से तो राहें आसान होंगी। मेहनत करोगे दिल से तो राहें आसान होंगी, मंजिल हासिल करोगे तभी तो पहचान होगी। वाह! मंजिल बहुत हासिल खूब। करोगे तभी तो पहचान होगी, बस हौसले को कभी कम मत होने देना। बस हुँ। हौसले को कभी कम मत होने देना, देख लेना एक दिन आसमां से ऊंची तेरी उड़ान होगी, देख लेना एक दिन आसमां से ऊंची तेरी उड़ान होगी। वाह! बहुत खूब, इतना सुंदर, इतना खूबसूरत मैसेज आपने दिया है। हौसलों से भरा हुआ, एक आशाओं से भरा हुआ ये मैसेज है और निश्चित ही जो महिलाएँ जो ऐसी महिलाएँ हैं कि जिनके अंदर कहीं वो उनकी इच्छाएँ दबी हुई हैं, अगर वो इसको सुन रही हैं, तो ज़रूर वो अब एक कदम तो ज़रूर वो आगे बढ़ाएँगी आपकी बात सुनकर। निशि जी, आपकी जो रचनाएँ हैं, उनमें प्रेम बहुत झलकता है, बहुत प्यार झलकता है। तो दर्शकों, आपसे अभी विदा लेते हैं हेलो ज़िंदगी में आज इतना ही, लेकिन आपके साथ हम हर बार किसी न किसी मेहमान की मुलाकात कराते रहेंगे जो आपको इंस्पायर कर सकें, जो आपको एक नई दिशा दिखा सकें। उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर पाने के लिए डाउनलोड करें यूपी सिटी न्यूज़ के एप्लीकेशन को। अब प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध।